सिंह लेकर के आया हूँ आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य क्या होता है, किसने इसको शुरू किया और ये कितना विस्तार करता है, सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, गुप्त वंश एक बहुत बड़ा राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसके बेसिक जानकारी की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसके प्रशासन इकाई को। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं गुप्त वंश का प्रशासन। देखिए, अगर हम संस्थापक की बात करें, यदि हम गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें, यदि हम इसके संस्थापक की बात करें तो यहाँ से भैया इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसके संस्थापक हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि जो श्रीगुप्त को ये बताया जाए कि 100% जो स्थापना की थी और जो इसके संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। बस यहाँ पर क्या है, कुछ हमें प्रमाण मिले हैं, जिसमें जैसे एरड़ अभिलेख है, तो एरड़ अभिलेख में क्या मिला है, जो श्रीगुप्त हैं इसमें इनका जो नाम है वो सबसे ऊपर मिला है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो इसके संस्थापक रहे होंगे वो श्रीगुप्त रहे होंगे। और उसके बाद में सभी शासकों का क्रम दिया हुआ है। इसके बाद में अगर हम बात करें संस्थापक के बाद में श्रीगुप्त के पुत्र की, तो जो इसके पुत्र हो जाते हैं भैया वो कौन हो जाते हैं? घटोत्कच। घटोत्कच यहाँ पर इनके पुत्र हो जाते हैं। दोस्तों, श्रीगुप्त से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, केवल यहाँ से गुप्त वंश के संस्थापक को ही पूछ लिया जाता है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे। यदि हम इनकी बात करें, इनके सामंत की, तो इस भैया सामंत किसके थे? ये कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। चलिए आगे से बात कर लेते हैं हम जो हमारा गुप्त वंश था इसके महान सम्राट की, क्योंकि यहाँ से कुछ और राजा होते हैं जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट खास काम नहीं होते, केवल और केवल हम जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ से केवल एक प्रश्न बनता था, हमने बता दिया है। और आगे से हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त प्रथम को, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो होते हैं वो पहले महान सम्राट होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम से हमारे जो महान सम्राट होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, यदि हम इनके पुत्र की बात करें, तो इनके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इनके पुत्र का नाम होता है। दोस्तों, ये क्या करते हैं, बिंबिसार की तरह, जो हर एक वंश के बिंबिसार थे कि ठीक उन्हीं की तरह ये क्या करते हैं, विवाह संबंध बना करके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। जैसे कि ये एक लिच्छवी की राजकुमारी होती है, जो एक लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी। क्या नाम था दोस्तों इनका? कुमार देवी इनकी पत्नी का नाम था। अर्थात एक लिच्छवी की राजकुमारी होती है कुमार देवी, उनसे ये विवाह कर लेते हैं और लिच्छवी को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक संवत की शुरुआत करते हैं। एक संवत की शुरुआत करते हैं। उस संवत को क्या कहते हैं? गुप्त संवत। गुप्त संवत। गुप्त संवत दोस्तों उसका नाम होता है और 320 ईस्वी में शुरू की जाती है। कहीं कहीं आपको 319 भी मिल जाएगा और कहीं 320 भी मिल जाएगा। तो ये 320 ईस्वी में एक संवत की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होता है गुप्त संवत। चलिए अब बात कर लेते हैं हम समुद्रगुप्त की, क्योंकि समुद्रगुप्त से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समुद्रगुप्त के भैया पुत्र का नाम, सबसे पहले हम इसके पुत्र का नाम देख लेते हैं। जो समुद्रगुप्त के पुत्र थे तो उनका नाम था भैया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इनके पुत्र का नाम था। और इनके अगर हम राजकवि की बात करें तो इनके जो राजकवि थे वो हरिशेन थे। कौन थे भैया? हरिशेन थे। जो इनके राजकवि थे वो हरिशेन थे। और हरिशेन क्या करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति लेख कराते हैं, जो
समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो हरिशेन थे या जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति थी उसका लेख किसने कराया था? तो भैया किसने कराया था? हरिशेन ने कराया था। आगे से अगर हम बात करें इनके उपाधियों की, यदि हम उपाधि की बात करें, जो इनकी उपाधि थी तो भैया उपाधि इन्होंने धारण कौन कौन सी की हुई थी वो इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की हुई थी और अश्वमेघकर्ता की उपाधि धारण की हुई थी। और दोस्तों एक थी विक्रमांक उपाधि। ये उपाधियों को इन्होंने धारण किया हुआ था। यदि हम आगे से इनके उपनाम की बात करें, तो भैया इनका उपनाम क्या हो जाता है? इनका उपनाम था भैया भारत का नेपोलियन। इनका उपनाम था। अच्छा, भारत का नेपोलियन इनको क्यों कहा जाता है? जो इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है? दोस्तों इन्होंने क्या किया था, जो भारत के उत्तर भारत और दक्षिण भारत था उसके बहुत सारे शासकों को पराजित किया था। जैसे उत्तर भारत में इन्होंने 9 शासकों को पराजित किया था, दक्षिण भारत में 12 शासकों को पराजित किया था, जिस कारण से इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आगे से बात कर लेते हैं हम। ये उपासना किसकी करते थे? ये उपासक किसके थे? तो भैया ये विष्णु भगवान के उपासक थे। तो ये थी समुद्रगुप्त के बारे में बेसिक जानकारियाँ। चलिए अब बात कर लेते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो चलिए बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? ये समुद्रगुप्त के पुत्र होते हैं और चंद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर कुछ कार्य कराए जाते हैं। जैसे चंद्रगुप्त के सबसे पहले हम पुत्र की बात करें, यदि हम इनके पुत्र की बात करें तो कुमारगुप्त होते हैं। तो इनके पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? ये कुमारगुप्त थे। ये कुमारगुप्त वही कुमारगुप्त हैं जो आगे चल करके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराते हैं। चलिए आगे से इनके हम बात करें उपाधि की। अगर हम बात करें उपाधि की तो भैया इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी? विक्रमादित्य। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जो हमारे शकों की वीडियो थी कि विक्रमादित्य शकों को भारत से खदेड़ देते हैं, जिस कारण से विक्रमादित्य को महत्वपूर्ण उपाधि बन जाती है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं वो भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चलिए आगे से बात करें हम इनके राजकवि की। हम आगे से इनके राजकवि की बात करें तो भैया राजकवि कौन थे इनके? कालिदास इनके राजकवि थे। कालिदास इनके राजकवि होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कालिदास की बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे कुमार संभवम, 10 कुमार चरितम और मालविकाग्निमित्रम, बहुत सारी ऋतु संहार, बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उन सब के जो लेखक थे कौन थे? कालिदास थे। आगे से बात करें भैया हम इनके राजवैद्य की। तो भैया इनके राजवैद्य जो थे वो कौन थे? जिनके राजवैद्य थे तो वो थे भैया धनवंतरी। जो धनवंतरी थे इनके राजवैद्य थे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए सभी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम क्या था? कुमारगुप्त। ये कुमारगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। यदि पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य। और पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि का नाम क्या था? तो कालिदास हो जाएगा। पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राजवैद्य थे वो कौन थे?
तो वो कौन थे? धन्वंतरी। आगे से अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक विदेशी यात्री आते हैं जो चीन से आते हैं, चीनी बौद्ध यात्री आते हैं, उनका नाम क्या होता है? फाहियान। जो फाहियान है विदेशी यात्री, विदेशी यात्री। तो दोस्तों जो विदेशी यात्री आते हैं वो कौन आते हैं? फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आते हैं। ये चीन से आते हैं और ये बौद्ध यात्री होते हैं। दोस्तों फाहियान ने एक पुस्तक लिखी थी फूकुकी, हाँ, जो एग्जाम में पूछी जाती है। फूकुकी इनकी एक पुस्तक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर एक कार्य कराते हैं। ये क्या कराते हैं? ये जो चांदी के सिक्के होते हैं उनको जारी कराते हैं। ये सिक्के जारी कराते हैं। तो ये सिक्के कौन से जारी कराते हैं दोस्तों? ये चांदी के सिक्के जारी कराते हैं। पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के जारी कराए थे? वो चांदी के सिक्के जारी कराए थे। यदि हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान की, तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अमर सिंह को। अमर सिंह, जो अमर सिंह होते हैं भैया एक पुस्तक की रचना करते हैं जिसका नाम है अमर कोश। दूसरे हमारे आ जाते हैं ब्रह्मगुप्त। तो ये ब्रह्मगुप्त कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ थे। दोस्तों ये क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि, सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी की परिधि को ज्ञात किया था। और इन्होंने ही सबसे पहले, न्यूटन से पहले, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इन्होंने हमें बताया था। और इनकी एक पुस्तक है, जिनकी पुस्तक है ब्रह्मस्फुट। ब्रह्मस्फुट इनकी एक पुस्तक है जिसमें इस सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है। आगे से अगर हम बात करें तीसरे संरक्षण प्राप्त विद्वान की, तो उनका नाम होता है विरामिहिर। विरामिहिर इनके तीसरे संरक्षण प्राप्त विद्वान थे। दोस्तों विरामिहिर क्या करते हैं? एक पुस्तक की रचना करते हैं जिसका नाम होता है पंच सिद्धांतिका तथा वृहत संहिता। ये दो पुस्तकों का रचना करते हैं। कौन करते हैं? विरामिहिर। तो पूछ लिया जाता है पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की थी? विरामिहिर ने की थी। और पूछ लिया जाता है वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो विरामिहिर है। दोस्तों विरामिहिर जो थे एक वैज्ञानिक के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे। चलिए आगे से बात कर लेते हैं हम कुमार गुप्त की। जो कुमार गुप्त थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम कुमार गुप्त की। यदि हम कुमार गुप्त की बात करें, तो भैया जो इनकी माता होती हैं, इनकी माता का नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी इनकी माता होती हैं। और इनके पुत्र का नाम क्या होता है? जो इनके पुत्र थे उनके पुत्र का नाम क्या था भैया? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इनके पुत्रों का नाम होता है। इनके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये क्या करते हैं भैया? ये निर्माण कराते हैं। इनके द्वारा एक निर्माण कार्य किया जाता है जो क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की ये क्या करते हैं? स्थापना कराते हैं। चलिए आगे से बात कर लेते हैं हम स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त, यदि हम बात करें स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या होता है? स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण होता है और ये क्या करते हैं? हुणों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ये विजय जो प्राप्त करते हैं भैया, ये
हूणों पर करते हैं, हूणों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इनके जो एक राज्य होता है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र के गवर्नर होते हैं पर्णदत्त। क्या नाम होता है दोस्तों उनका? पर्णदत्त। तो पर्णदत्त क्या करते हैं, जो मौर्य प्रशासन काल में एक झील बनाई गई थी सुदर्शन झील, तो उसका क्या कराते हैं, जीर्णोद्धार करा देते हैं, यानी कि उसमें फिर से एक कार्य करा देते हैं और उसको अच्छे से बना देते हैं। ये इनके महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं। यदि हम गुप्त वंश के अंतिम शासक की बात करें तो विष्णुगुप्त इसके अंतिम शासक हो जाते हैं। दोस्तों बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुप्त वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त इसके अंतिम शासक थे। अभी तक हमने सबसे पहले हमने पढ़ा श्रीगुप्त के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, फिर पढ़ा हमने समुद्रगुप्त के बारे में, और उसके बाद में हमने पढ़ा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, फिर पढ़ा हमने कुमारगुप्त के बारे में, और कुमारगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त के बारे में हमने अब तक पढ़ा। और जो इसके अंतिम शासक होते हैं वो कौन हो जाते हैं, विष्णुगुप्त हो जाते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा गुप्त काल के सभी सम्राटों के बारे में, जो भी जितने भी यहाँ पर महाराज होते हैं इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके प्रशासन काल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो चलिए बात कर लेते हैं गुप्त वंश के विशेष तथ्यों के बारे में, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था। नेक्स्ट आता है हमारा गुप्त वंश के शासकों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र तथा उज्जैन को बनाया था।